दोस्तों तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम 2011 प्राइवेट फर्स्ट इंटरमीडिएट अकाउंटिंग कराची बोर्ड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, ठीक है। और हम ये भी जानेंगे कि इनकम स्टेटमेंट किस तरीके से बनाया जाता है। तो देखो, जो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट वाले एंड में आपके पास कुछ 30 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये, ठीक है। और इस 30 मार्क्स में आपसे ये रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आप या तो जो इनकम स्टेटमेंट या क्लोजिंग एंट्रीज बनाए, मोस्टली ये रिक्वायरमेंट्स होती हैं। या तो फिर आप जो है वो हाँ, या तो फिर आप जो है इनकम स्टेटमेंट या क्लोजिंग एंट्री बनाए। और बैलेंस शीट आपको बाज़ औक़ात ये कहा जाता है कि बैलेंस शीट लाजमी बनानी है, या तो फिर आपके पास बैलेंस शीट में भी चॉइसेस होती हैं, जैसे बैलेंस शीट बनाओ या ओपनिंग एंट्रीज बनाओ या प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनाओ, ठीक है। इस तरीके से किससे ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होता है कि आपके पास जो है वो यहाँ पे मतलब डेबिट बैलेंसेस होते हैं, फिर आपके पास क्रेडिट बैलेंस होते हैं, ठीक है। यूजुअली ऐसा होता है। और यहाँ पे आपके पास कुछ डेटा होता है एडजस्टमेंट के लिए, ठीक है। अब देखो, ये जो डेबिट बैलेंस होता है और जो क्रेडिट बैलेंस होता है ना, ये पूरे साल का होता है कि साल की किसी महीने में कोई भी ये ट्रांजेक्शंस हुई हुई होती हैं, ठीक है। जैसे लेट सपोज कि अगर हम कैश की ले रहे हैं तो हो सकता है कि कैश की ट्रांजेक्शन ये जुलाई के महीने में हो, जबकि हो सकता है कि सेल्स जो है हमने पूरे मतलब सेल्स तो पूरे हर महीने हम करते रहते हैं, हर महीने जो है इस बिज़नेस की सेल्स होती रहती हैं, ठीक है। तो और हो सकता है कि ये जो अकाउंट रिसीवेबल्स हैं वो भी सेल्स के बाद ही खुलते हैं, या हो सकता है कि हमने परचेज जो है वो किसी साल के शुरुआती महीने में की हो, जैसे जनवरी या फरवरी में की हो, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो डेटा होता है ये पूरे साल का होता है, मतलब पूरे साल के विदिन अ ईयर ये ट्रांजेक्शन्स हो रही होती है, ठीक है। यानी कि पूरे साल के अंदर किसी भी दिन ये ट्रांजेक्शन, ये एक ट्रांजेक्शन होगी, दूसरी ट्रांजेक्शन होगी, या सेल्स की जो ट्रांजेक्शन हर रोज़ डे बाय डे होती रहती हैं, ठीक है। अब जबकि ये जो डेटा होता है साल के बिल्कुल एंड के महीने की आखिरी तारीख का, यानी कि आखिरी दिन का, जब साल क्लोज होने वाला होता है उस दिन ये डेटा हमारे पास इनकर्ड हो जाता है, यानी कि हमारे पास आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास देखो कि ऑलमोस्ट मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग आपके पास इसी तारीख मतलब एडजस्टमेंट में लिखी हुई होती है, क्योंकि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग यानी कि जो साल के एंड में आपके पास जो इन्वेंट्री बच गई वो कितनी, तो ऑब्वियसली आपके पास एंडिंग जो है वो साल के आखिरी वाले डेटा में आएगी, ठीक है। तो इस साल के आखिरी वाली जो डेट है या आखिरी वाला दिन है उस डेटा में आपके पास ये आएगी, ठीक है। ये इन्वेंट्री क्या होती है कि जो भी इन्वेंट्री आपके पास बचो, मतलब आपने बेच दी और तो बेचने के बाद आपके पास क्या बचा, दैट इज योर एंडिंग इन्वेंट्री, ठीक है। फिर आपके पास है अनपेड रेंट और देन यू हैव इंश्योरेंस एक्सपायर्ड, ठीक है। ये आपको बताता है कि इतना रेंट आपका अनपेड है। आप हो सकता है कि आपने इतना रेंट एक्सपेंस वगैरह वगैरह यहाँ पे दिया हो और आपको पता चला हो कि इतना आपके पास अनपेड है, या इतना अगर आपके पास कुछ प्रीपेड है तो इतना, और इतना अनपेड है, तो ओबियसली यार ये क्या करोगे आप उसमें से माइनस करके फिर आपके पास जितना रेंट है बचा हुआ प्रीपेड तो वो लिख लोगे, ठीक है। फिर आपके पास इंश्योरेंस एक्सपेंस एंड डेप्रिसिएशन ऑन सेल्स एंड इक्विपमेंट एस्टिमेटेड एट ₹4,000, ठीक है। सेल्स इक्विपमेंट, दिस इज नॉट सेल्स एंड इक्विपमेंट, दिस इज सेल्स इक्विपमेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास हमने कुछ क्वेश्चन पूरा रिव्यू कर लिया। अब इस इनकम स्टेटमेंट बनाने का क्या फॉर्मेट होता है, आपने यूजुअली इनकम स्टेटमेंट बनाने के दो तरीके, मतलब यही तरीका होता है कि आपने सबसे पहले कंपनी का नाम लिखना होता है, देन यू राइट द इनकम स्टेटमेंट की, क्योंकि आप इनकम स्टेटमेंट बना रहे हो। देन फॉर द पीरियड एंडेड December 31, 2010, यानी जिस भी पीरियड के लिए आप ये इनकम स्टेटमेंट बना रहे हो, जिस भी तारीख को ये इनकम स्टेटमेंट बना रहे हो वो तारीख, ठीक है, along with the month and year, ठीक है। यहाँ पे भी हमारे पास मंथ और ईयर दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं। अब इनकम स्टेटमेंट बनने का फॉर्मेट ये होता है कि सबसे पहले आप रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हो। अच्छा, बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट जो है डिफर करता है डिफरेंट बिजनेसेस से, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हमारे पास तीन तरह के बिजनेसेस होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारे पास सर्विसिंग बिजनेस, जहाँ पे एक बिजनेस जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उनके पास कोई प्रोडक्ट वगैरह नहीं होता, वो लोग जो है जस्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे स्कूलिंग बिजनेस हो गया। स्कूलिंग बिजनेस क्या है, वो आपको टीचिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो उसकी जो इनकम स्टेटमेंट बनेगी काफ़ी सिंपल बनने की, ठीक है। जैसे उन्होंने वो खाली यहाँ पे रेवेन्यू उतारेंगे अपना कि कहाँ से रेवेन्यू ने आया, और फिर अपनी जो है वो एक्सपेंसेस यहाँ पे लिख के नेट प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा आता है हमारे पास मर्चेंडाइजिंग बिजनेस, ठीक है, जो कि हम यूजुअली इस लेवल पे हम वो मर्चेंडाइजिंग बिजनेस का ही चीज़ें पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट ईयर और इंटरमीडिएट का लेवल है, यहाँ पे ज़्यादातर जो केसेस आते हैं या ज़्यादातर जो सवाल आते हैं उसमें ये मर्चेंडाइजिंग बिजनेस ही
आ रहा होता है, ठीक है। तो और आखिरी जो है वो हमारा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। वो क्या करता है कि वो अपने गुड्स खुद बनाता है, ठीक है। मर्चेंडाइज बिजनेस क्या करता है, बेसिकली मर्चेंडाइज बिजनेस कहीं और से अपने सप्लायर से गुड्स खरीदता है और उनके ऊपर थोड़ा मार्कअप लगा के उनको सेल आउट कर देता है, ठीक है। जैसे मर्चेंडाइज बिजनेस में अगर हम एग्जांपल्स ले लें कि कौन कौन सी कंपनीज हो सकती हैं, वॉलमार्ट हो सकता है, ठीक है, इम्तियाज़ हो सकता है, और दूसरा मनी ऑन ट्री हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह की, या कोई भी रिटेल स्टोर्स जैसे हो गए, तो इस तरह की जो बिजनेसेस होते हैं वो मर्चेंडाइजिंग बिजनेसेस होते हैं, ठीक है। क्योंकि वो गुड्स कहीं और से खरीदते हैं, उनके ऊपर थोड़ा मार्कअप चार्ज करके उनको सेल आउट कर देते हैं। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से होता है, उनकी अलग आप जो है वो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बनाते हो, ठीक है। उसकी अलग से एक स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बनती है। फिर वहाँ से जो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ड्राइव होती है इनकम स्टेटमेंट में, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ा जो है प्रोसेस थोड़ा डिफर होता है, या थोड़ी डिफरेंट होता है, क्योंकि वहाँ पे आप जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कंप्यूट करते हो मर्चेंडाइजिंग बिजनेस में, सॉरी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में। तो बहरहाल वो हमारे मतलब इस लेवल का नहीं है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। तो यहाँ पे हम सिर्फ मर्चेंडाइजिंग बिजनेस के रिलेट ही बात करेंगे इनकम स्टेटमेंट की, ठीक है। तो मर्चेंडाइजिंग बिजनेस में ये रिलेट क्या होता है कि सबसे पहले आप मार्जिन निकालते हो, ठीक है, जिसको हम ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। तो ये क्या होता है, अब ये यानी कि आपने मार्कअप पे कितना कमाया है, ठीक है, ये दिस इज व्हाट योर ग्रॉस प्रॉफिट इज। फिर पहले आप यहाँ पे अपना सेल्स रेवेन्यू लिखते हो। अगर आपको कोई सेल्स डिस्काउंट या कोई सेल्स रिटर्न वगैरह होता है तो वो सेल्स ऑब्वियसली सेल्स में से लेस हो जाएगा, क्योंकि वो बता रहा है कि आप कितनी सेल्स वापस हो गई या इतनी सेल्स डिस्काउंट दे दिया आपने, ठीक है। तो अगर आप सेल्स डिस्काउंट देते हो तो सेल्स में से जो लॉस होगा वो आपको ही होगा, क्योंकि आपने डिस्काउंट दिया है। आपको ज़्यादा पैसे मिलने थे लेकिन आपने डिस्काउंट देके कम पैसे मतलब अपने आपको दिलवाए, ठीक है। तो या सेल्स डिस्काउंट या सेल्स रिटर्न दोनों जो है वो माइनस हो जाएंगे सेल्स में से। फिर आपके पास आ जाती है नेट सेल्स, दैट इज योर नेट रेवेन्यू। फिर आप यहाँ पे जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कंप्यूट करते हो, ठीक है। जहाँ पे आप देखते हो कि मेरे पास जो मर्चेंडाइज पड़े हुए थे या मेरे पास जो इन्वेंट्री पड़ी हुई थी, सामान पड़ा हुआ था, गुड्स पड़े हुए थे साल के शुरुआती महीने में, ठीक है। यानी कि मैंने अभी तक परचेजेस नहीं किया दूसरी कंपनी से या अपने सप्लायर से, मेरे पास ऑलरेडी जो माल पड़ा हुआ है पिछले साल का बचा हुआ वो कितना है, ठीक है। दैट इज योर मर्चेंडाइजिंग ओपनिंग, ठीक है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग ये चीज़ होती है। फिर आप कहते हो कि भाई मैं इतना माल तो नहीं बेचूंगा ना सिर्फ पूरे साल में, जाहिर सी बात है मुझे और ज़्यादा माल भी खरीदना पड़ेगा। तो दैट इज़ योर परचेजेस, कि आप और ज़्यादा माल परचेज करते हो, ठीक है। फिर हो सकता है कि परचेज करते वक्त आपको कुछ परचेज डिस्काउंट मिल जाए, परचेज रिटर्न कर दो आप, कुछ डिफेक्टेड पीसेस आ जाए आपके पास तो आप परचेज रिटर्न कर दो। तो वो जो आप परचेज डिस्काउंट या परचेज रिटर्न और परचेजेस में से लेस कर देते हो, मतलब निकाल देते हो, ठीक है। फिर आपके पास आती है कैरेज इन या ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, ठीक है। अब इसको हम बोलते हैं इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ठीक है। यूजली जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स को जिसको हम ट्रांसपोर्टेशन इन बोलते हैं, उसके वो जो है उसकी प्राइसेस को इन्वेंट्री में एडअप नहीं करती। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होते हैं या छोटी कंपनीज होती है वो इनको भी एडअप कर देती है अपनी, ताकि कॉस्ट उनकी बच जाए, ठीक है। ये कॉस्ट उनको ना बेयर करनी पड़े, अदरवाइज उनको बेयर करनी पड़ेगी ये कॉस्ट, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इनकी। तो क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन इनकी कॉस्ट भी आप जो है वो परचेजेस में एडअप कर देते हो, ठीक है। और तो फिर आपके पास जो है टोटल कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल आ जाती है, मतलब टोटल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, ठीक है। फिर आप इसमें से लेस कर देते हो आपकी एंडिंग इन्वेंट्री, जो कि बता रही होती है कि भाई इतनी इन्वेंट्री आपने सेल नहीं की टोटल इन्वेंट्री में से, ठीक है। तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि जितनी इन्वेंट्री आपने सेल की उनकी कॉस्ट, ठीक है। फिर वो आप उसको मतलब सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करके तो आपके पास मार्जिन यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। इसके बाद स्टेप बिल्कुल सिंपल हो जाते हैं। इसके बाद बस आपके पास तमाम एक्सपेंसेस आप रिकॉर्ड करते हो, और अगर आपके पास कोई अदर इनकम है तो वो रिकॉर्ड होगी, यानी कि वो एडअप हो जाएगी, और एक्सपेंसेस तमाम जो है वो लेस हो जाएंगे आपकी ग्रॉस प्रॉफिट में से। फिर आपके पास आ जाता है नेट प्रॉफिट, ठीक है। और दैट इज इट, ये आपकी इनकम स्टेटमेंट तैयार हो जाती है। अब हम सबसे पहले हम अपने रेवेन्यूज रिकॉर्ड करते हैं। तो सेल्स यूजुअली सेल्स रेवेन्यू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सेल्स। अब हम देखेंगे सेल्स हमने कितने की है। सेल्स याद रखो रेवेन्यू जब भी बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, तो ऑब्वियसली आपको ये क्रेडिट साइड पे मिलेगी। और ये आपकी सेल्स कितनी है, सेल्स रेवेन्यू 1,05,000, ठीक है। 1,05,000 दैट इज योर सेल्स रेवेन्यूज को हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब हम देखेंगे कोई सेल्स डिस्काउंट या सेल्स रिटर्न तो नहीं। तो सेल्स डिस्काउंट और सेल्स रिटर्न एक कॉन्ट्रास्ट सेल्स अकाउंट है, तो ऑब्वियसली ये आपको डेबिट साइड पे मिलेंगे, ठीक है।
कॉन्ट्रैक्ट सेल्स अकाउंटिंग, क्योंकि सेल्स जो बढ़ने से क्रेडिट होता है तो ऑब्वियसली ये डेबिट साइड पे होंगे, ताकि सेल्स को का जो बढ़ने वाला इफेक्ट है उसको खत्म कर दें या सेल्स को कम कर दें, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है कि अगर सेल्स रिटर्न होगी तो आपकी सेल्स कम होगी, और अगर सेल्स डिस्काउंट होगा तो आपकी सेल्स कम होगी, ठीक है। मतलब सेल्स की नंबर ऑफ इन्वेंट्री कम नहीं होगी, आपकी उनकी कॉस्ट कम हो जाएगी, यानी कि जितने की आपने सेल की है और आपने डिस्काउंट किया तो ऑब्वियसली उनकी कॉस्ट कम हो जाएगी। यानी कि जैसे अगर आप एक चीज़ है जो 40 रुपये की दे दो, लेकिन आपने 5 रुपये डिस्काउंट दे दिया उसके ऊपर, तो इसका मतलब कि उसकी जो सेल्स की जो वैल्यू है वो 5 रुपये से कम हो जाएगी, वो अब 40 की नहीं बल्कि 35 ही हो जाएगी, ठीक है। तो सेल्स डिस्काउंट और सेल्स रेवेन्यू आपको डेबिट बैलेंसेस के पास मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास सेल्स डिस्काउंट, ये सेल्स डिस्काउंट कितना 5000 का, ठीक है। तो हम इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं सेल्स डिस्काउंट को। तो यहाँ पे लेस हो जाएगा सेल्स डिस्काउंट इसके अंदर से, ठीक है। ये 5000 की इसमें से लेस हो जाएगी, और जब भी अकाउंटिंग में आप किसी भी नंबर के साथ ब्रैकेट देखो तो उसका मतलब होता है कि ये माइनस में, ठीक है। और अगर आपको माइनस में कोई नंबर लिखना है तो आप सिंपल उसके आगे पीछे ब्रैकेट लगा दें, ठीक है। अब यहाँ पे ये जब माइनस हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा नॉट नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। सॉरी, नेट सेल्स, ठीक है। तो नेट सेल्स कितनी हो जाएंगी, तो ये 1 लाख हो जाएंगी, ठीक है। जब आप 1,05,000 में से 5,000 माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा 1 लाख। अब हम आ जाएंगे हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कंप्यूटेशन पे। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कंप्लीट करने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमें चाहिए होती है वो इन्वेंट्री जो कि हमारे पास पहले से ही है, ठीक है। जो कि पिछले साल की एंडिंग थी, इस साल की बिगिनिंग है। तो यहाँ पे ओपनिंग इन्वेंट्री लिखी हुई है, यानी कि बिगिनिंग इन्वेंट्री, ठीक है। कितनी 30,000 की इन्वेंट्री हमारे पास ऑलरेडी पड़ी हुई थी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री, ठीक है। हमने यहाँ पे ओपनिंग इन्वेंट्री लिखी 30,000 की। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमने और मजीद इन्वेंट्री कितनी परचेज की, ठीक है। तो परचेजेस जो है बेसिकली आपको डेबिट साइड में मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि परचेजेस ये एक एसेट है, क्योंकि ऑब्वियसली आपके पास इन्वेंट्री आ रही है। इन्वेंट्री क्या है, ये इन्वेंट्री आपका एसेट है, ठीक है। तो जब भी ये बढ़ता है तो आप उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हो, ठीक है। लेकिन भले ये एसेट है, लेकिन ये जो है वो इनकम स्टेटमेंट का आइटम है, ठीक है। क्योंकि परचेजेस और मर्चेंडाइजिंग इन्वेंट्री सोल्ड आउट हो जाती है, जो आपके पास बचता है वो मर्चेंडाइजिंग इन्वेंट्री एंडिंग बचता है, ठीक है। जो जिसको आप जो है बैलेंस शीट में डाल सकते हो। तो ये जो आइटम है वो बैलेंस शीट का इनकम स्टेटमेंट का आइटम होता है, ठीक है। परचेजेस, तो परचेजेस आपने कितनी की है 1,30,000 की परचेजेस की मजीद, ठीक है। अपने और मजीद इन्वेंट्री के लिए 1,30,000 की, तो हम इसको भी यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब हम देखेंगे कि क्या हमने कोई परचेज रिटर्न किया या कोई इन्वेंट्री रिटर्न कर दिया तो फिर हमें कुछ डिस्काउंट मिला, ठीक है। तो हम वो परचेजेस में से लेस कर देंगे, ठीक है। तो परचेज डिस्काउंट और परचेज रिटर्न जो है वो आपका क्रेडिट बैलेंस पे होगा, क्योंकि ये काउंटर परचेज अकाउंट है। जिस तरीके से काउंटर सेल्स अकाउंट होता है, इसी तरीके से काउंटर परचेज अकाउंट होता है। और ये आपको क्योंकि सेल्स क्रेडिट में थी और काउंटर सेल्स अकाउंट डेबिट में है, इसी तरीके से ये आपको जो है वो अगर परचेज डेबिट में तो ये आपको क्रेडिट साइड पे मिलेंगे, ठीक है। तो यहीं पे ये रहा परचेज रिटर्न, हमने कितने के 5,000 के गुड्स हमने रिटर्न कर दिए, ठीक है। या इन्वेंट्री हमने रिटर्न कर दी। तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं परचेज रिटर्न लेस परचेज रिटर्न 5,000, ठीक है। 5,000 यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब कि ये नेगेटिव है, मतलब माइनस में है, ठीक है, माइनस साइन के साथ है। अब हम आ जाएंगे हमारी ट्रांसपोर्टेशन इन पे, ठीक है। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि ट्रांसपोर्टेशन इन या इनबाउंड लॉजिस्टिक्स जो होती है वो भी परचेजेस में उसकी प्राइसेस में एडअप कर देता है अपना बिजनेस पर्सन, ताकि उसको नुकसान ना हो। और ये ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी है वो फाइनल कंज्यूमर बेयर करे या एंड यूजर बेयर करे, ठीक है। इन्वेंट्री का जो भी इन्वेंट्री इनसे खरीद रहा है, तो हम यहाँ पे एडअप कर देंगे ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट को, ठीक है। तो ये भी आ गई हमारी ट्रांसपोर्टेशन इन। अब हमें देखना है कि हमारी एंडिंग इन्वेंट्री कितनी है। तो एंडिंग इन्वेंट्री मैंने आपको बताया था कि वो यहाँ पे एडजस्टमेंट में आपको मिलेगी। और एंडिंग इन्वेंट्री आपकी 60,000, तो हम यहाँ पे 60,000 इसको हम लेस करेंगे एंडिंग इन्वेंट्री को, क्योंकि ये बच गई ना हमारे पास, ये तो नहीं बिकी, तो हम इसको क्यों कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में शामिल करेंगे, जबकि ये बिकी नहीं हमारे पास पड़ी हुई है, ठीक है। और ये एंडिंग इन्वेंट्री जो है वो एक तरीके से बैलेंस शीट का भी आइटम होता है, क्योंकि ये वो एसेट होता है, या ये वो इन्वेंट्री भी बेसिकली आपका एसेट ही होता है। तो ये वो एसेट होता है जो कि एट दी एंड आपके पास बच जाता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपका करंट एसेट तो है, तो आप उसको करंट एसेट में रिकॉर्ड करोगे, ठीक है।
तो अब यहाँ पे हम इसे लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया एंडिंग इन्वेंटरी 60,000। अब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कंप्यूट करेंगे, ठीक है, जिसको हम COGS भी बोलते हैं, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो अब हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे पता चलेगी, जब हम यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यूज़ का सम करेंगे, यानी कि उनको माइनस प्लस करेंगे, ठीक है। तो कैलकुलेटर में करते हैं हम ये सब। लेट मी जस्ट गेट माय कैलकुलेटर। तो ये आ गया कैलकुलेटर। तो सबसे पहले हमारे पास है ओपनिंग इन्वेंट्री जो कि 30,000, देन वी हैव परचेजेस 130,000 के, ठीक है, 1,30,000 के। फिर हमारे पास है 5,000 जो कि माइनस में है, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -5,000। फिर हमारे पास +5,000 है, और फिर हमारे पास -60,000 है, ठीक है। तो कितनी आ गई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारी आ गई 1 लाख। और यहाँ पे आप देखो कि हमारा जो नेट सेल्स है वो भी हमारी 1 लाख रुपीज़ की है। तो इसका मतलब कि हमने ब्रेक इवन किया, कोई भी मतलब मार्कअप पे ब्रेक इवन किया, हमने कोई भी यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट जनरेट नहीं किया, ठीक है। हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा? हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 0 होगा, ठीक है, 0। लेकिन हम इसको ब्रेक इवन नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हम ये बोल सकते हैं कि हमने कोई मार्कअप नहीं लगाया, मार्कअप पे हमें मार्जिन पे हमें कोई प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन इसको हम ब्रेक इवन नहीं बोल सकते, क्योंकि अभी भी हमारे एक्सपेंसेस बाकी हैं। तो ये ऑब्वियसली हमें लॉस होगा जब हम एक्सपेंसेस यहाँ पे इनकर्ट करेंगे या इसमें पुट ऑन करेंगे, ठीक है। तो हम अब हम आ जाते हैं हमारे एक्सपेंसेस पे। तो हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस जब भी बढ़ते तो वो डेबिट होते हैं, तो ये डेबिट साइड पे आपको तमाम एक्सपेंसेस मिलेंगे, ठीक है। तो आपके पास सबसे पहला जो एक्सपेंस है वो है रेंट एक्सपेंस, ठीक है। रेंट एक्सपेंस कितना है? 25,000 का। और इसके अलावा यहाँ पे और कोई एक्सपेंस सच तो नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि रेंट एक्सपेंस हमारा 25,000 था, और अनपेड रेंट जो है वो 2,000 है, यानी कि पेबल है। और इसकी अगर आप एंट्री बनाने जाओगे तो एंट्री कैसे बनेगी? रेंट एक्सपेंस डेबिट कर दोगे, ठीक है, कितने से? 2,000 से। और रेंट पेबल जो है वो आप जो है इसे क्रेडिट कर दोगे, क्योंकि पेबल जो है लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी जब भी बढ़ती है तो उसको आप क्रेडिट करते हो, कितने से? 2,000 से, ठीक है। तो ये रेंट एक्सपेंस ये वाला और आपका जो रेंट एक्सपेंस है कौन सा? ये वाला, दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो जो टोटल रेंट एक्सपेंस आपका बनेगा वो कितने का बनेगा? 25 प्लस 2,000, तो ये बन जाएगा 25, 26 और 27,000। तो टोटल रेंट एक्सपेंस आपको कितना आएगा? 27,000। तो अब यहाँ पे हम रिकॉर्ड कर लेते हैं इसे, रेंट एक्सपेंस कितना? 27,000, ठीक है। और हम इसको नेगेटिव में लिखेंगे क्योंकि ये लेस होना है अपना ग्रॉस प्रॉफिट में से, ठीक है। लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट तो ऑलरेडी 0 है, तो ओब्वियसली ये 27,000 का हमें लॉस हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे और मज़ीद कितने का लॉस हो रहा है। तो आपके पास जो है वो यहाँ पे इंश्योरेंस एक्सपायर्ड लिखी हुई, यानी कि 12,000 की इंश्योरेंस जो है वो एक्सपायर्ड हो गई, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस है कितने की? 20,000 की, ठीक है। यानी कि अब आपकी जो अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस है वो कितने की हो जाएगी? वो अब हो जाएगी कुछ 18,000, आई मीन नॉट 18,000, 8,000 की, ठीक है। 8,000 की आपकी अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस रह जाएगी, क्योंकि आपकी इंश्योरेंस जो है वो एक्सपायर्ड हो गई है, और जो चीज़ एक्सपायर्ड हो गई वो हमारा खर्चा है, ठीक है, वो हमारा एक्सपेंस है। यानी कि यहाँ पे इंश्योरेंस एक्सपेंस कितना आ जाएगा? 12,000, ठीक है। अगर आप इंश्योरेंस एक्सपायर्ड की एंट्री बनाओगे तो ये किस तरीके से बनेगी? ये बनेगी इंश्योरेंस एक्सपेंस आई इज इक्वल टू इंश्योरेंस, ठीक है। आई की मैंने खाली यहाँ पे आई लिखा है, तो इसका अंदर आप समझ जाना कि ये इंश्योरेंस है, ठीक है। इंश्योरेंस एक्सपेंस को आप जो है वो डेबिट कर दोगे 12,000 से, क्योंकि एक्सपेंस अभी बढ़ता है तो आप उसको डेबिट करते हो। और यहाँ पे क्या आएगा कि प्रीपेड इंश्योरेंस यानी एक्सपायर्ड इंश्योरेंस यहाँ पे आप क्रेडिट कर दोगे, और क्योंकि ये भी एसेट है तो एसेट जब भी करते हो तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक एसेट, यहाँ पे जो ये एसेट घट रहा है और यहाँ पे हमारा एक्सपेंस बढ़ रहा है, ठीक है। यानी कि जो एसेट है हमारे पास अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस का, वो कन्वर्ट हो गया हमारे एक्सपेंस में, ठीक है। ये एक तरीके की जो एडजस्टिंग एंट्री है। अब जब भी अगर आपको पता होगा कि एडजस्टिंग एंट्री किस तरीके से बनाते हैं तो आपके लिए ये काम जो है काफ़ी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास हमारे पास इंश्योरेंस एक्सपेंस है कुछ 12,000 का, ठीक है।
तो हम इंश्योरेंस एक्सपेंस यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं 12,000 से, ठीक है। तो ये इंश्योरेंस एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गया 12,000 से। अब हम देखेंगे कि हमारे दूसरे कौन कौन से एक्सपेंसेस रह गए, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपके पास कोई और ज़्यादा एक्सपेंस वगैरह नहीं है, और तो यहाँ पे हम सिर्फ डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस ले लेते हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना 4,000, ठीक है। किस पे है? सेल्स इक्विपमेंट पे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ठीक है। तो ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी आ गया। अब हम देखेंगे कि हमारी कोई अदर इनकम तो नहीं, तो आपको अदर रेवेन्यू जो है वो भी क्रेडिट साइड पे मिलेंगे, क्योंकि रेवेन्यू जब भी बढ़ता है तो हम उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, तो ऑब्वियसली आपको ये क्रेडिट बैलेंस में मिलेगा। तो यहाँ पे सामने सामने ही है आपके पास कमीशन इनकम 7,000, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम कमीशन इनकम भी लिख लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगी कमीशन, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कमीशन इनकम लिख ली 7,000 की। आप देखो ये जो 7,000 है ये प्लस में, ठीक है, बाकी तमाम अमाउंट नेगेटिव में, यानी कि ये एक्सपेंसेस है और ये हमारी इनकम है। तो हम इन सबको जब टोटल करेंगे तो हमारे पास नेट प्रॉफिट तो नहीं आएगा, लॉस आएगा। तो हम इसको सम कर लेते हैं, ठीक है, और हमारे नेट लॉस को यहाँ पे हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। उससे पहले कि आज़ान स्टार्ट हो जाए। तो आज़ान स्टार्ट हो गई है, तो हम जो है जल्दी से कर लेते हैं। 27 ये माइनस में है, ठीक है, 27 माइनस में, तो -27 लिखेंगे, फिर -12 लिखेंगे, एंड देन -4, और फिर ये 7,000 जो है वो प्लस में है, तो हम इसको +7 लिखते हैं। तो ये कितने हो गए हमारे पास 36,000 इन लॉस, ठीक है, कि -36,000 है तो उसका मतलब कि लॉस है। तो हम यहाँ पे 36,000 उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, तो ये हमारे पास आ गया नेट लॉस, और ये हमारी जो इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो इसी के साथ ही मैं चलता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।